हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाट्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ईएमआरएस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 16 दिसंबर को पीजीटी का एग्ज़ाम है। बाकी 23 दिसंबर को जो है टीजीटी का एग्ज़ाम है। मुख्य रूप से हम टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट से आप लिए हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। हम लोग आदिकाल देख चुके थे, भक्तिकाल भी देख चुके थे, अभी देख रहे हैं हम लोग रीतकाल। रीतकाल में कुछ प्रश्न हो चुके थे और उनको हम रिवीजन करेंगे जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है। प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन है? नंददास, सूरदास, परमानंद दास और चित्त स्वामी। ये भक्ति काल के थे। बाकी बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, देव, ये जो थे ये रीतिकाल के थे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल क्रमानुसार आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में होता है, अवरोही मतलब घटते क्रम में होता है। केशव का जन्म 1555 में है और सेनापति का जन्म 1649 में, देव का जन्म 1673 में, पद्माकर का जन्म 1753 में है और यही बढ़ते क्रम में सही है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे। निम्नांकित कवियों का जन्मकाल के अनुसार, जन्मकाल यहाँ पर के अनुसार निर्धारण करना है। सीरियल वाइज चलते हुए चले जाना है और जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण करना है। तो घनानंद का जन्म 1689 है। ठाकुर का जन्म 1766 और रसलीन का जन्म 1696। बाकी रहीम का जन्म 1556। तो सबसे पहले रहीम आएंगे, उसके बाद घनानंद, उसके बाद रसलीन, फिर ठाकुर। विकल्प यहाँ पर बी वाला सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? रीतकाल नाम दिया। विकल्प सी यहाँ पर सही है, रीतकाल। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम बताइए। जीवन काल का सही आरोही क्रम बताना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर देखिए, बिहारी का जन्म, मैं पहले इसको पढ़ा भी चुका हूँ पिछले क्लास में। बिहारी का जन्म 1595, भूषण का जन्म 1613, मतीराम 1617 और देव का जन्म 1673 में हुआ। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही? नायिका भेद और श्रृंगार रस। नायिका भेद और श्रृंगार रस रीतकाल की सर्वाधिक जो है व्यापक प्रवृत्ति रही। अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति, सर्वाधिक बात करें व्यापक की तो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रहा। रीतकाल की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करिए। इसमें अलंकार की प्रधानता रही। ब्रज भाषा में बहुत से रचनाएं, मैक्सिमम रचनाएं रचे गए ब्रज भाषा में और रीतकाल के। और ठीक है, यहाँ पर रीतकाल में प्रवृत्ति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुख प्रधानता रही। प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है रीतकाल में। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। और रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या रहा? सवैया रहा, सवैया। उसके बाद कवित्व दोहा, कवित्व सवैया दोहा भी रहा, लेकिन प्रमुख सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा? द्विजदेव के बारे में लिखा है उन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तन आचार्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को माना है। और हिंदी रीत ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अंत रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये किसका कथन है? मिश्र बंधु का कथन है। मतलब हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा जो है चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, मिश्र बंधु का है। अब देखिए रीतकाल का समय क्या रहा है। रीतकाल का समय 17 से 1900 विक्रम संवत रहा। क्या? विक्रम संवत। जब आदिकाल का बात करेगा तो 1050 से 1375 विक्रम संवत हो जाएगा और 1375 से 1700 तक ये हो जाएगा आपका भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल। और 1050 से 1375 हो जाएगा आदिकाल। उसके बाद आ गया रीतकाल। उसके बाद का काल हो गया जो वो आधुनिक काल हो गया।
ऋतकाल को श्रृंगारिक काल कहा जाता है। किसने कहा भैया? ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतकाल को मध्यकाल कहा। मिश्र बंधुओं ने या मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने कहा अलंकृत काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने क्या कहा? कला काल कहा। किस काल को? ऋतकाल को। अब जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, ऋतकाल और आधुनिक काल। इन्हीं की बात कर रहे हैं और अभी हम लोग हैं ऋतकाल वाले खंड पे। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले वाले पे, जहाँ पर दिया है ऋतकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। प्रबंध काव्य इनमें से कौन सी रचना नहीं है? किसकी? केशव की। कवि केशव की रचना कौन सी प्रबंध काव्य नहीं है? तो इनकी यहाँ पर 4 रचनाएं दी हुई हैं। किसकी? केशव की। विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के बारे में मैं बता दूं, यह केशव का महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। ठीक है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो एक रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नख सिख, एक छंदमाल है, छंदमाल। राम जसचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित। ठीक है। ये सब इनकी रचनाएं हैं। किसकी? केशव की। और उसमें रामचंद्रिका जो है यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। चलो आगे चलते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? छंदों का अजायब घर किसको कहा जा सकता है? तो रामचंद्रिका, राम जसचंद्रिका को कहा जाता है छंदों का अजायब घर। रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा। किसने कहा भैया? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। किसको? रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका किसका है? केशव की रचना है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? केशव का इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? रामचंद्रिका ये होना चाहिए। रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, ये सभी है। भाषा भूषण नहीं है। भाषा भूषण जो है जसवंत सिंह का है। किसका है? जसवंत सिंह का है। ठीक है। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। इनमें से कौन सी कृति केशव की नहीं है? फिर वही बात आ गया। तो रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया है, अनेकार्थ मंजरी और विज्ञान गीता। बता दें इनमें से अनेकार्थ मंजरी जो है इनका नहीं है। यह रचना केशव का नहीं है, यह नंददास का है। किसका है? नंददास का। बाकी ये तीनों रचनाएं जो हैं ये केशव की हैं। क्लियर? क्लियर। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन थे? हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य जो थे वो केशव दास जी थे। कौन थे? केशव दास जी। विकल्प बी पे यहाँ पर सही होना चाहिए, हालांकि तो ये विकल्प यहाँ पे छपा है। अब भाषा बोलना जाना ही इनके कल के दास। भाषा बोलने जाना, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास। यहाँ पे सही से लिखा नहीं है। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास। यह कथन किसका है ये बता दो भैया। तो यह कथन किसका है? केशव दास का है। किसका है? केशव दास का है। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जन्मल केशव दास। आगे भी लिखना चाहो तो लिख लो। ते ही
भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। केशव दास, ठीक है। तो यहाँ पर केशव दास का है ये। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सरस सुब्रत। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। यह कथन किसका है? तो यह भी केशव दास का है। किसका है? केशव दास का है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया। यद्यपि सुजात सुलक्षिणी सुबरन सरस सुब्रीत भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित। दो बार आ गया क्या? चलो, केशवदास जी हैं इसके। और ऋतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ऋतकाल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव सबसे पहले दिया है आचार्य रामचंद्र द्विवेदी ने। ऋतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। ऋतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ है। यदि इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कह सकता है या कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। और सुझाव किसने दिया था? सुझाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में किसकी पंक्ति है? यहाँ पर बस इतना जान लो, इसको आप छोड़ दीजिए। ये इसको जो है ना, इसको कर दीजिए डिलीट। और यहाँ पर एक प्रश्न लिखिए हमारे तरफ से, जो काव्य निर्णय है यह भिखारी दास द्वारा रचित है। भिखारी दास द्वारा रचित है काव्य निर्णय। आगे चलो। और एक रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, यह भी भिखारी दास की पंक्ति है। भिखारी दास की एक पंक्ति है, वो तो रचना हो गया। रस कविता को अंग, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, ये किसका है? भिखारी दास की पंक्ति है। और आगे से सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? तो यह चिंतामणि का है। किसका है? चिंतामणि का। विकल्प बी सही है। पौन माया करी घूंघट टारे, पौन माया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्तियाँ यह किसकी हैं? तो यह मेही नगरीदास की हैं। विकल्प ए सही है। अगर इनकी और रचनाओं की बात हम लोग कर लें तो श्रृंगार सार, श्रृंगार सार, भक्ति सार, सुजाननंद, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, जुगल भक्ति विनोद, जुगल भक्ति विनोद, ठीक है ना। ये किसका है? ये नेही नागरी दास का है, ठीक है ना। किसका? नेही नागरी दास का। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा।
ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त किन्हीं खेल करी जान्यो है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये बता दें ठाकुर का है। विकल्प ए यहाँ पे सही है। ठाकुर ठसक इनकी एक रचना है। क्या? ठाकुर ठसक। चलो, रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ललित ललाम पहले तो बता दें, ये मतीराम की रचना है ललित ललाम। और यह किस प्रकार का है? तो यह अलंकार ग्रंथ है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। देखो, ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। और यह किस प्रकार की रचना है? अलंकार ग्रंथ रचनाएं हैं। अच्छा, इनके काव्य ग्रंथ भी कुछ हैं। काव्य ग्रंथ किसके काव्य ग्रंथ? तो मतीराम के काव्य ग्रंथ के कुछ लिस्ट है। काव्य ग्रंथ, इनके काव्य ग्रंथों में फूल मंजरी, रसराज, मतीराम सत्यसई। पूछता है ना कि सतसई किसकी सतसई ने, इनमें से बताओ कौन से रचनाकार या कवि ने सतसई नहीं लिखा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी मदद मिलेगा। तो मतीराम ने लिखा है, इतना ध्यान रहे। साहित्य सार, और लक्षण श्रृंगार। लक्षण श्रृंगार, ठीक है ना। तो ये रचनाएं किसकी हैं? मतीराम जी की। अच्छा, मतीराम के बारे में एक और बता दूं, ये तीन लोग भाई थे, भूषण, चिंतामणि, और ये तीनों मतीराम, ये तीनों भाई थे। इनका तिकवापुर कानपुर में है, यहाँ पर इन तीनों का जन्म हुआ था, भूषण, मतीराम और चिंतामणि का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से बताना है आपको कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन की अगर हम बात करें तो पहला कथन क्या कह रहा है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, यह क्या है? सही है। क्या है ये? सही है। विकल्प यानी कि ए वाला तो मतलब गलत पूछा ना, असत्य इनमें से कौन सा है? तो ए वाला असत्य होगा नहीं, तो ये वाला ठीक है। रीतबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है, ये भी सही है। रीतबद्ध धारा के कवियों को क्या कहा जाता है? आचार्य कहा जाता है। अब बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि रहे। बिहारी क्या रहे? रीति सिद्ध धारा के कवि रहे। केशव रीत मुक्त धारा के कवि रहे। रीत काल को ना तीन भागों में बांटा गया है, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध। तो केशव जो हैं, केशव कवि केशव जो हैं, ये रीत मुक्त के कवि नहीं हैं। रीत मुक्त के कवि नहीं हैं। केशव जो हैं रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। किसके कवि हैं? रीति धारा के प्रमुख कवि हैं। कौन? केशव। बाकी बिहारी रीति सिद्ध और रीतबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है, और रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। और यहाँ पे रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? चार विकल्प हैं, श्रृंगार, व्यंग मूलक, प्रशस्ति परक और कारुणिक। तो यहाँ पर सीधे आप जान जाइए प्रशस्ति परक है। विकल्प ए सही है। क्या है? अब देखिए यहाँ पे रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? प्रशस्ति परक। अगर भूषण के बारे में बात करें हम, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें हम लोग कुछ की बात करें अगर,
तो आ गया शिवराज भूषण। क्या आ गया? शिवराज भूषण। ठीक है, शिवराज भूषण, शिव बावनी, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। ठीक है ना, तो इतनी रचनाएं कम से कम आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? कवि भूषण के बारे में। और चलते हैं, भूषण को शिवाजी व छत्रसाल, तो जो छत्रसाल या शिवाजी हैं, भूषण के ये दोनों नायक हैं। आश्रयदाता कौन है? छत्रसाल और शिवाजी, यानी कि ये उन्हीं के दरबार में रहते थे। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था, जबकि भूषण उपाधि इनको मिली थी और चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र ने दिया था। भूषण शिवराज भूषण जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शिवराज भूषण कैसा है? अलंकार निरूपक। क्लियर? और बता दें, भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण, चिंतामणि और मतीराम तीनों ये भाई थे। चलिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये किया है राजा सोलंकी राजा रुद्र ने। किसने? सोलंकी राजा रुद्र ने। ये ऊपर भी क्वेश्चन में अभी अभी आया था। तो यहाँ पर कौन सही होगा? विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। महाकवि भूषण, महाकवि भूषण जो हैं क्या हैं, ये किस प्रकार के कवि हैं, क्या हैं, ये चीज़ें बताना है आपको। जैसे भूषण की बात करें अगर हम, तो ये छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। कवि कौन? भूषण। अब दीपशिखा महादेवी वर्मा का है। दीपशिखा किसका है भैया? महादेवी वर्मा का। रेणुका जो है, यहाँ पे लिखते चलें, रेणुका। अच्छा, 40 सामने आ गया, तो रेणुका के बारे में सबसे पहले लिखते हैं। रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत, और दीपशिखा जो है, दीपशिखा की बात करें तो ये है महादेवी वर्मा का। और छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। भूषण दास क्या कवि भूषण की रचना। ठीक है, तो यहाँ पर सही कौन सा है? यहाँ पर सही है छत्रसाल दशक। भूषण किसके कवि हैं? करिए ना। शिवराज भूषण ग्रंथों में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण के ग्रंथों में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का मिलता है। विकल्प सी सही है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपक है? तो 105 अलंकारों का निरूपक है। शिवराज भूषण में कितने? 105 अलंकारों का वो है। अगर इनका जो रचना बता दिया जाए भूषण कवि भूषण का, तो ग्रंथ भूषण उल्लास और दूषण उल्लास भूषण, जैसे ग्रंथ भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, ये इनकी रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जात का प्रतिनिधित्व कहा? हिंदू जात का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भूषण ने किया है। विकल्प ए सही है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि कहा? तो भूषण को कहा है उन्होंने। किसको? भूषण को। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण। विकल्प डी सही है, पद्माभरण है।
पद्मावरण और जगत विनोद पद्माकर के रीत ग्रंथ हैं। तो पद्मावरण और जगत विनोद, ठीक है ना। तो ये किसके ग्रंथ हैं दोनों? ये हैं पद्माकर के। क्लियर। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? तो गंग कवि का जन्म स्थान जो है इटावा है। कहाँ है? इटावा है। विकल्प सी सही है, इटावा। गंग जात के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। ये अकबर के दरबार में रहते थे। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह और टोडरमल के भी प्रिय रहे। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग न दोऊ, तुलसी गंग दोऊ भय सुकवि के सरदार। तुलसी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुलसी गंग दोऊ भय सुकवि के सरदार। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि कौन है? कितना बढ़िया पंक्ति है भाई। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। पंक्ति के रचनाकार पद्माकर जी हैं। किसकी पंक्ति है? पद्माकर की। पद्माकर का जगत विनोद जो है काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठाहार है। मतलब बहुत बढ़िया गाने योग्य है ये। शोभा शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने है पराने मानो काजर के ढोर। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने है पहार मानो काजर के ढोर। ये सेनापति की पंक्ति है। विकल्प बी सही है। यहाँ पर गंगा लहरी किसकी कृति है? गंगा लहरी जो है यह पद्माकर की कृति है। विकल्प बी सही है। पद्माकर द्वारा रचित कई मौलिक ग्रंथ है, जैसे 7 माने जाते हैं कुल। हिम्मत बहादुर वीरदावली, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हिम्मत बहादुर वीरदावली, हिम्मत बहादुर वीरदावली। और एक है पद्मावरण, पद्मावरण है जग विनोद प्रबोध 50। प्रबोध 50 गंगा लहरी प्रताप सिंह वीरदावली। प्रताप सिंह वीरदावली। कली 25 ये इनकी रचनाएं हैं। कुल 7 हो गई। हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्मावरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी और कली 25 प्रताप सिंह वीरदावली। तो यहाँ पर पद्माकर की रचना गंगा लहरी है और यहाँ पर भी गंगा लहरी मैंने लिख दिया। काव्य रसावन किसकी रचना है? काव्य रसावन की बात करें, काव्य रसावन किसकी रचना है? तो यह है देव की। ठीक है, काव्य रसावन नहीं होता है, ये रसायन होता है। ठीक है, काव्य रसायन किसकी रचना है? देव की रचना है। देव का जन्म 1673 में हुआ। पहले भी आया था, 1673 में हुआ था। ये जो हैं कई लोगों के आश्रय में रहे, जैसे आजम शाह के, फफूंद रियासत के राजा
कुशल सिंह के दरबार में रहे। सेठ भोगीलाल इटावा के निकटवर्ती ईओडिया खेरा। अगर इनके रचनाओं की बात करें, देव की रचनाओं की बात करें, तो काव्य रसायन, भाव विलास, काव्य रसायन और भाव विलास, रस विलास, रस विलास, भवानी विलास, ठीक है, भवानी विलास, वृक्ष विलास, सुख सागर तरंग, रस विलास, जात विलास, पावस विलास, विलास वाला इनका टीक रख लो याद, विलास, देव विलास, विलास अगर नाम आया तो समझ लो इन्हीं का है। और जगत दर्शन पचीसी है, आत्मदर्शन पचीसी है, पचीसी पचीसी आ गया, विलास आ गया, दो देव पर जाना। तत्व दर्शन पचीसी है, ब्रह्म दर्शन पचीसी है, और देखो रसानंद लहरी है, प्रेम दीपिका है, नखसिक है, प्रेम दर्शन है, बहुत सारी रचनाएं हैं देव की। रीतिबद्ध कवि हैं, जानते हैं आप, रीतिबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध हुआ। रीत काल को 3 भागों में बांटा गया और यहाँ पर रीतबद्ध कवि के बारे में पूछ रहा है। तो ये सभी रीतबद्ध कवि जो हैं ये सब रसवादी कवि हुए। विकल्प यहाँ पर डी सही है। जैसे इसमें देव आ गए, जिनके बारे में ऊपर पढ़े हम लोग, मतीराम आ गए, देव आ गए, मतीराम आ गए, ठाकुर आ गए, ये सब जो हुए ये रसवादी कवि हुए। देखो, मूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। मूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, ये किसकी पंक्तियां हैं? देव की पंक्तियां। विकल्प ए सही है। मतीराम की भाषा क्या है? मतीराम की अगर भाषा की हम लोग बात करें तो इनकी भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा। विकल्प बी सही है, यहाँ पर उल्टा सुल्टा हो गया है, लेकिन विकल्प बी सही है, ठीक है। मतीराम की भाषा, मतीराम 3 भाई हुए, मतीराम और भूषण, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तुलसी गंग दुए मय सुकवि के सरदार। देखो क्या गलती लिख दिया है, तुलसी गंग दुवे भय सुकविन के सरदार, ये सही है, दुवे भय, यहाँ पे भौर लिख कर दो, सही हो जाएगा। तुलसी गंग दुवे भय सुकबिन के सरदार, यह किसका है? भिखारी दास का है। विकल्प ए सही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे काव्य ग्रंथ रस श्रृंगार, काव्य ग्रंथ रस श्रृंगार, ठीक है। उसके बाद छंदोरुड़, छंदोड़य पिंगल, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास का, ऊपर भी आया था। श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय, जो भिखारी है खूब बढ़िया निर्णय ले रहा है, ठीक है, बस याद करने के लिए मैं बोल दिया। शब्द नाम प्रकाश, ये किसकी रचनाएं हैं? सभी भिखारी दास की। घनानंद रीत काव्य की किस काल के कवि हैं? घनानंद रीत काल के रीत काव्य की किस काल के कवि हैं घनानंद? तो बता दें, रीत मुक्त के हैं। घनानंद किसके हैं? रीत मुक्त के हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, देखो रीत काल में 3 भागों में बांटा गया, रीत मुक्त, रीति बद्ध, रीत मुक्त, रीतबद्ध और रीत सिद्ध। तो अभी रीत मुक्त के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर घनानंद रीत काव्य के किस काल के कवि हैं? तो रीत मुक्त के कवि हैं ये घनानंद। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी
उन्होंने यह कथन किसके बारे में कहा है? यह कहा है उन्होंने घनानंद के बारे में। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा पकड़ इनका था वैसा पकड़ अन्य किसी कवि का नहीं था। विकल्प डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? लक्षण ग्रंथकार कौन सा कवि नहीं है? तो यहाँ पर घनानंद जी जो हैं लक्षण ग्रंथकार कवि नहीं हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर नहीं, असत्य, ऐसा कुछ भी अजीब सा शब्द आया, नकारात्मक शब्द आया, तो वहाँ पे ज़रूर मार्किंग कर लेना आपको। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था, जो एक वैश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नित्य गान करती थी। विद्या में निपुण सुजान वैश्या से घनानंद को प्रेम हो गया। विद्या में निपुण थी कौन? सुजान, एक वैश्या थी जिसको घनानंद से प्रेम हो गया। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में बहुत बार किया है, सर्वाधिक बार किया है। और वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि की बात करें तो घनानंद है। सुजान के प्यार में इन्होंने प्रेम में बहुत जो है मुक्तक काव्य लिखे। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का अगर एक आध एग्जाम्पल और पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे आप? तो कह सकते हैं, हे कवि हे मधुकर हे श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? घनानंद की जो पंक्तियाँ हैं वो ब्रज भाषा में है। यहाँ पे देखो ब्रज भाषा लिखा ही नहीं, ब्रज भाषा हम लिख देते हैं। ब्रज भाषा में घनानंद की पंक्तियाँ। और लोग हैं लागित कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? घनानंद की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर सी सही है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? अति सूदो स्नेह को मार्ग है, यह जो है घनानंद की है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है घनानंद की पंक्ति है। ये एक रचना है, बहुत ही फेमस रचना है, इश्क लता। इश्क लता, प्रेम लता नहीं, इश्क लता। इनको रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं विरह घनानंद के काव्य की पूंजी है। जो विरह काव्य है, विरह की बातें हैं, ये घनानंद के काव्य की पूंजी है। लिख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर इनको क्या कहते हैं? घनानंद को विरह इनके काव्य की पूंजी है। ये किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसके बारे में? तो घनानंद के बारे में। यहाँ पर सीखी लीनो मीन मृग, सिख लीनो मीन मृग, खंजन कमल नयन, सिख लीनो जस अप्रताप को कहानो है। यह किसकी पंक्ति है? ठाकुर की पंक्ति है। किसकी है? ठाकुर की पंक्ति है। विकल्प ये यहाँ पर सही है। इनमें से रीतकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? रीतकाल का कौन सा कवि है जो अपने प्रकृति चित्र के लिए विख्यात है? तो वो सेनापति जी हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवन एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? तो ये है अंग दर्पण में। अंग दर्पण में संग्रहित है। रसलीन की ये लाइन है। रस प्रबोध भी उन्हीं का है। रस प्रबोध और अंग दर्पण उन्हीं का है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवन एक बार। रसलीन का यह पंक्ति है और अंग दर्पण से लिया गया है। और
कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित्त रत्नाकर जो है इसके रचनाकार मिलेंगे आपको सेनापति जी। विकल्प बी सही है यहाँ पर। कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। इनकी रचना ब्रजभाषा में यह रचना जो है, इनकी रचना ब्रजभाषा में 1706 में प्रकाशित हुई थी। जो भी है, इनकी एक और कृति है रत्नाकर की, काव्य कल्प द्रुम, ठीक ना। यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, ठीक है। यह किसकी पंक्ति है? बोधा की पंक्ति। यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, या धावना है। विकल्प डी सही है। नीचे भी वही दिया हुआ है क्या? यह प्रेम को पंच कराल महातलवार की धार पे धावनो है, बोधा की पंक्ति है। बोधा का असली नाम क्या है? कवि बोधा का असली नाम क्या है? बुद्धिसेन है। क्या है? बुद्धिसेन है। सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित के रचयिता जो हैं सूदन है, कवि सूदन जी हैं। विकल्प सी सही है। इनका उपनाम सूरजमल, सॉरी, ये सुजान जो होते हैं ये बदन सिंह एक राजा है भरतपुर जो राजस्थान में है, उन्हीं के पुत्र का उपनाम सूरजमल होता है। उन्हीं का चित्र इसमें है सुजान चरित में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? अलंकार ग्रंथ नहीं है, नहीं वाले को सीधा भाषाभूषण है भाई, भाषाभूषण है। ललित ललाम भी है, शिवराज भूषण भी है। अंग दर्पण नहीं है, अंग दर्पण एक अलंकार ग्रंथ नहीं है। अंग दर्पण रीतकालीन कवि गुलाम नबी रसलीन द्वारा, शॉर्टकट में बोलें, रसलीन द्वारा रचित एक नखशिख वर्ण रचना है। नखशिख वर्णन रचना है। कौन? अंग दर्पण। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? मैं शुरुआत में जिक्र भी किया था और यहाँ पर आ भी गया। सेनापति ने जो है सतसई की रचना नहीं की है। बाकी मतीराम बिहारी वृंद सभी लोगों ने की है। जैसे अगर मतीराम द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं, जैसे फूल मंजरी, फूल मंजरी, लक्ष्मण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, ठीक है, ललित ललाम भी है, और सतसई है, अलंकार पंचाशिका है, वृत्ता कौमुदी है, ये सब हैं। बिहारी ने एक ही रचा है, जानते हैं, बिहारी सतसई, वहाँ से इनको काफ़ी ख्याति मिली है। वृंद की रचनाओं की बात करें अगर, वृंद में डाल दो 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, नयन पचीसी, पवन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक, सतसई, ठीक है, ये सब हैं। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेही चितवन एक बार। यह प्रसिद्ध दोहे किसके हैं? रसलीन के हैं। बहुत बढ़िया दोहा है, याद भी रखिए। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेही चितवन एक बार। रसलीन की पंक्ति है। रसलीन का पूरा नाम क्या है? रसलीन के पूरे नाम की बात करें अगर हम लोग, सैयद गुलाम नबी इनका नाम है। विकल्प डी सही है। इनका जन्म जो हुआ है, जन्म 1696 में हुआ है, ठीक है।
1696 में हुआ, कहाँ पे, बीलग्राम में। इनका ओरिजिनल नाम जो सैयद गुलाम नबी नबी है रसलीन। ये संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, इन सभी भाषाओं को जानने वाले थे ये। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीत मुक्त पढ़े और रीत बद्ध भी पढ़े। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे रीत सिद्धि के बारे में। तो यहाँ पे रीत काल के रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि की बात पूछें तो बिहारी जी। बिहारी इस काल के प्रमुख हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के। ठीक है ना। अब जानते हैं रीत काल को 3 भागों में, रीतबद्ध, रीति सिद्ध और रीत मुक्त, तीन भागों में बांटा गया था। अगर इन तीनों का अगर जिक्र कर लें एक बार, जैसे रीतबद्ध में कौन कौन से आए, और रीतबद्ध की बात करें जिसमें चिंतामणि आ गए, भिखारी दास आ गए, देव आ गए, मतीराम आ गए, पद्माकर आ गए। और रीत मुक्त में बात करें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आ गए। और रीत सिद्ध की बात करें जिसमें बिहारी जी प्रमुख हैं। ठीक है ना। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। बिहारी अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। यह कथन किसका है? कथन इसमें पूछ रहा है, तो कथन है बच्चन सिंह का। विकल्प डी यहाँ पर सही है। दीर्घ ऊर्जत टूटत कूटत जूरत चतुर चीत प्रीत, यह कथन किसका है? यह कथन है बिहारी जी का। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम चूरत चतुर चित प्रीत। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और, बिहारी सतसई में कितने दो हैं? 719 मिलता है, कहीं 713 मिलता है। तो 713 यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो इसको सही कर लो। ठीक ना। 713 मिलेगा, नहीं तो 719 मिलेगा। इसमें 618 भी संकलित हैं बिहारी सतसई में। और कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कवित रत्नाकर की बात करें तो इसमें 5 अध्याय हैं। कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं जो सेनापति द्वारा रचित हैं। कवि रत्नाकर सेनापति द्वारा रचित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में कहते हैं, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। कौन? सेनापति। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। काव्य कल्पद्रुम इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न नज़र आए हमको रीतकाल के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं इसमें से 70 प्रश्न सीधे पूछने वाले हैं। 70 प्रश्न 10 नंबर भी पूछा जाएगा, लेकिन वो इससे थोड़ा सा हट के रहेगा, अपडेटेड रहेगा। तो 70 से 80 प्रश्न आपको लेकर लड़ने हैं। तो बता दें यहाँ पर रीतकाल से जितना प्रश्न बना, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न, वो चीज़ें और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दिए हैं, जहाँ से आपको रिवीजन के जैसा फील हो जाएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन का 70-71 क्वेश्चन रीतकाल से आज इतना बढ़िया बना है। बढ़िया का मतलब जो पिछले सालों में पूछा गया है, जैसे NBS KBS नेट JRF में हो गया, और बढ़िया क्वेश्चन था, उनको इसमें शामिल किया गया है, और जो जिनको पूछे जाने की संभावना है। अब उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही चाहते हैं कि मैं एक बार फिर एक क्लास लेकर आऊँ जिसमें आधुनिक काल पूरा समाप्त हो। तो अभी और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जितना मैं कहा था ना, कोर्स कंप्लीट नहीं कर दूंगा मैं, पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी 20 दिन के अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।